हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक, जिसका 3 पेपर हम लोगों ने कंप्लीट हल कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चौथा पेपर। ये है राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर। तो चौथे पेपर का हमने पार्ट 1 पढ़ चुका है। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें होगा 4 नंबर के क्वेश्चन। उसी के बाद पढ़ेंगे पार्ट 3 जो होगा 6 नंबर के क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि उन्हें ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है दुई घात बहुपद x² प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, आपको सवाल क्या दिया है 22 का ये आपका है सवाल। बहुपद px x² प्लस 12 प्लस 7x। पहले इसे क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है हमें। इसे पहले क्रम से लिखो, देखो इसको यहां पे, इसको यहां पे, क्योंकि हमारा क्रम अभी सही नहीं है। लिखेंगे px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 मान लेंगे, 0 के बराबर है। px इक्वल 0, ये क्या है, माना। जब मानेंगे तभी तो शून्य निकलेगा, नहीं तो कहां निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसे क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या है 7 आए। x² प्लस 4 3 12 4 3 7 प्लस 12 इक्वल 0। x² प्लस, इसको गुणा करो भाई, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो। इसमें क्या होगा, x कॉमन होगा, x प्लस 4 3x प्लस 4 इक्वल 0। देखो जब कॉमन लेना तो आपको ध्यान होना चाहिए इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का, दोनों को सेम वैल्यू आने चाहिए। देखो सेम है ना, x प्लस 4 x प्लस 3x और जो बचेगा इसे बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। x प्लस 4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाएगा -4। ये पहला शून्य हुआ। ठीक, x प्लस 3 इक्वल 0, इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा -3। ये हमारा दूसरा शून्य। लिखेंगे अतः, क्या पूछा शून्य ना, अतः शून्य क्या क्या हमारे हैं -4 -3, ये हमारे शून्य के, ये हमारा आंसर हुआ। इसी के बाद करा सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। द्विघात समीकरण क्या है हमारा, बहुपद px बराबर x² प्लस 12x प्लस x² प्लस, ये वाला समीकरण लिखना है, ठीक है, 7x प्लस 12। मानक रूप क्या होता है हमारा, मानक रूप है, ठीक है, मानक रूप x² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसका गुणांक कितना है, x² गुणांक क्या है a, इसका गुणांक क्या है 1, कुछ ना दिखे तो क्या हो जाता है 1 हुआ। b का गुणांक क्या है 7, c का गुणा, c क्या है अचर पद 12 है। हम जानते हैं
इसके शून्यक, दो शून्य, द्विघात समीकरण, इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा। तो इसे अल्फा मानेंगे, इसे हम बीटा। तो अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर -3। अब जानते हैं मूलों का योगफल। पहला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये रिलेशन होता है। इसका मान क्या है? -4 -3। इसका मान क्या है? b का मान 7 है, 7, यह माइनस माइनस, a का मान 1, ये -7 बराबर -7। ये आपका क्या है? सत्य। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, लेफ्ट और राइट। शून्यकों का गुणनफल, दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है? c/a, यही होता है। इसका मान -4 इंटू इसका मान -3, c का मान 12, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस, चर दिया ही 12, 12 इक्वल 12। देखो दोनों क्या है? बराबर है। ये आपके क्या हो? सत्यता की जांच हुआ। आप लोग से नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल क्या कर रहा है आपसे, गौर से सुनिएगा, और सवाल आपके स्क्रीन पर भी है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये भाषा पे आधारित प्रश्न है, इसको आराम से पढ़ेंगे तभी समझ में आ रहा है। कह रहे दो संख्या मानेंगे, दो संख्या छोटी बड़ी, कह रहा छोटी बड़ी मान लेंगे। माना बड़ी संख्या क्या हमारी x है, छोटी संख्या y, ठीक है, ये y है। अब प्रथम शर्त कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये बड़ी संख्या तो इसे लिखिए x² माइनस y², 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 180। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो 180 आएगा। अब देखिए ये आपका समीकरण हुआ एक। द्वितीय शर्त है, ये क्या कर रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, मतलब इसका वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये हुआ समीकरण आपका 2। इसका मान उठाकर हम इसमें रख दें, ठीक। अब हल करेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए भैया, y स्क्वायर हम क्या रखोगे? 8x रखना, रख दीजिए। x² माइनस 8x बराबर 180। इसको इस साइड ले आओ भैया, 8x माइनस 180 इक्वल 0। ये आपका क्या बना? द्विघात समीकरण बना। इसका क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे, या जोड़े या घटाए। हमें कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इसका फैक्टर हो जाएगा 18 इंटू 10। 18 में से हम 10 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 8 तो बचेगा ना। मतलब इसके स्थान रख सकते हैं 18 माइनस 10, x² माइनस 18 माइनस 10 माइनस 180 इक्वल 0। इसे गुणा कर दीजिए। x² माइनस 18, इसको इधर से, इसको इधर से प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। इन दोनों कॉमन और इन दोनों कॉमन। x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इक्वल 0। देखो ए भी बराबर और ए भी बराबर, इसे लिख लीजिए। x माइनस 18 जो छूट रहा है, x छूट रहा है और 10 छूट रहा है, x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हुआ आपके मान। यहां से हम मान निकालेंगे। x माइनस 18 इक्वल 0, x बराबर 18।
x प्लस 10 इक्वल 0, x बराबर -10। देखो x के दो वैल्यू आए, एक 18 आया, एक -10 आया। हम -10 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक, यहां पर रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रख लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव में आया है, इसलिए निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे। x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर चलिए भैया, ये क्या है हमारा y² बराबर 8 इंटू एक्स का मान क्या है 18 आ गया। y का वर्गमूल क्या होगा 8 इंटू 18। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 आएगा। 9 का वर्गमूल 3। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए, जब वर्गमूल लेंगे तो इसका प्लस माइनस आएगा। 4 इंटू 3 y बराबर -12 प्लस -12। इसके मतलब क्या हुआ, अतः क्या पूछा था, बड़ी संख्या, अतः संख्याएं देखो 18, एक बार से प्लस लेंगे 12 ए आए, अथवा x का मान फिक्स है 18, इसका मान एक बार निगेटिव ले लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, -12 18 -12, ठीक है। आपके यही आंसर हुआ। तो नोट कीजिए, चलते इसके नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल आपके सर्किल का है, हमने आपको अच्छी ढंग से समझाया था आपके क्लास में। क्या करें, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है, ठीक। इस सवाल आपको दिया है, कोई एक सर्किल है, ये क्या एक सर्किल है, ये सर्किल का केंद्र है, कोई एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, इस पे क्या कर रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, स्पर्श कर रहा है। उसी की बात कर रहा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखा हो गए के बीच कोई कोण, इसके बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे, ठीक है, ये रेखा ऐसे मिलाती हुई जा रही है, केंद्र से मिलाती है ना, हाँ, ठीक। ये वाला एंगल करा संपूरक होगा, ठीक, संपूरक, जो तो ए वाला एंगल और इस एंगल का योग क्या हो जाएगा, एक संपूरक मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। सभी का नाम दीजिए, इसका नाम P, इसका नाम O, A, B। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ऐसे लिखो, कोण APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180, या लिखो संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 180 होता है। और हमें एक थोड़ा सा रचना करेंगे, रचना क्या, इसे और इसे मिला देंगे, ठीक, OP को मिलाया, रचना, इसकी भी हेडिंग डाल दीजिए, OP को मिलाया। जब हमने OP को मिला दिया, देखोगे दो त्रिभुज बन गए, उपपत्ति, उपपत्ति। अब एक परिमेय आप जानते हो, पहले परिमेय आप लोग लिख लीजिए, जानते हो स्पर्श रेखा के
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। जानते हैं ना, पहले से लिख लीजिए। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। जब ये लंब होगी तो हम जानते हैं ए वाला एंगल जो बनेगा, ठीक, 90 डिग्री, और ए एंगल जो बनेगा ए भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखो ए भी स्पर्श रेखा, ए स्पर्श बिंदु है, इससे त्रिज्या जा रही है ना 90 डिग्री, ए भी स्पर्श रेखा, इससे जा रही है क्या 90 डिग्री। इसमें हमने बोला दो त्रिभुज बनेगा। देखो कहां से, ए पी ओ, ए वाली लिखो, देख रहे हो ना। दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, बी पी ओ, देख रहे हो ना, ए बन रहा है। दो त्रिभुज, इससे और इससे अगर हम समरूप सिद्ध कर दें हमारा काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम पहला त्रिभुज लेंगे, जो लिखे इसे लिख लेते हैं पहले। एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। हमने जो इसे और इसे लिखा। अब देखो त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज बी पी ओ में, तो एक ही त्रिभुज पहले लीजिए भैया, एक एक त्रिभुज एपीओ में क्या होगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो हो जाएगा एपीओ प्लस पीओए प्लस ओएपी बराबर 180। ज्यादा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब देखिए आपका इस एंगल का मान कितना, 90 डिग्री। मतलब किसका मान दिया है, ए वाले के एंगल का मान 90 डिग्री दिया है। एपीओ प्लस पीओए प्लस इसका मान 90। एक ही ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्या लिखा है, PAO, यहां पे क्या लिखा है, OPA। देखो जिस एंगल को हमें काउंट करना है, चाहे हम PAO ऐसे काउंट करें, चाहे OAP, काउंट हमारा यही होगा, ठीक। इसलिए आप डाउट मत होइएगा। 180, इसको इस साइड ले जाइए। APO प्लस POA बराबर इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 180 में क्या हो जाएगा, 90। ये आपका हुआ समीकरण 1। पुनः त्रिभुज बीपीओ में इसमें क्या होगा, एंगल बीपीओ प्लस पीओबी प्लस ओबीपी इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। देखो ओपीबी इसका मान भी 90 है, बीपीओ प्लस पीओबी इसका मान 90 बराबर 180। अब इधर देखिए भैया, इसको इस साइड ले जाओ। एंगल बीपीओ प्लस एंगल पीओबी बराबर, ये इस साइड जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समीकरण हमारा 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब जोड़ने पर हमारा क्या है, एपीओ
APO प्लस ये क्या है BPO, BPO सेकंड क्या है POA, POA, POA प्लस ये क्या है POB, POB बराबर देखो ए भी ए 90 है और ए भी 90, 90 90 180, 180 ठीक। अब आप लोग गौर से देखिए, इसे हमने ब्रैकेट में ऑफ कर दिया। आप लोग गौर से देखिए APO मतलब इतना एंगल, BPO इतना एंगल, अगर हम इसे पूरा मिला दें ठीक, क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं ना हम APB कह सकते हैं, कह सकते हैं ठीक। APB प्लस देखो POA इतना एंगल और इतना एंगल दोनों को मिला हम AOB संपूर्ण कोण कह सकते हैं, पूरा कोण है AOB 180 है तो 180। हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था ना, आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इजी सवाल था, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। क्या लिखेंगे इति सिद्धम, सिद्ध वाले करने वाले सवाल में सिर्फ हमें आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, या लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ ठीक। पहले नोट कीजिए फिर चलते इसके नेक्स्ट सवाल पे। देखो हमें सवाल क्या दिया आकृति में, पहले हम एक आकृति बनाते हैं, इस तरह से हमें एक आकृति दिया है ठीक है, सभी का नाम दिया है OADBC ये दिया है। उसी बात कर रहा है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है। दर्शाइए कि एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, मतलब सिद्ध कीजिए। हमें जो दिया लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमें OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं OA अपान OC, इसको सर इसको इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा ठीक है, बराबर OD अपान OB। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल C, दूसरा एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल D, ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में क्या करेंगे हम ठीक, त्रिभुज AOD इसे हम क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, AOD COB त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। देखो ए वाला एंगल, ए एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण ठीक। अब देखो एक चीज आपको दिया यहां पे OA हो जाएगा OC OB अभी बता रहे ठीक, OD OB ये क्या है, संगत है, संगत भुजा। हम जानते हैं आपको दिया है संगत भुजाओं के क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं, तो यहां पर दिया है इसे लिखेंगे त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD। ये त्रिभुज किस नियम से समरूप हुए,
यस ए यश, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, समझ में आया। जब देखो ए हुआ, हम जानते इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल सी, गलत लिख दिया क्या, पहले से लिखो ए ओ डी सी ओ बी, ठीक। अब ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल डी बराबर एंगल बी, हमें यही सिद्ध करना था। जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, लिख लो भैया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये क्या हुआ हमारा, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक। नोट कीजिए, फिर चलते इसके अगले सवाल पे। अंगा 22 का अंगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी से सवाल है। जो बच्चे प्रायिकता नहीं पढ़े हैं या जिन्हें कम समझ में आया हो, वो हमारे इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हमने बड़े सरल भाषा में जितनी समझाया है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताऊंगा, संभवतः वही क्वेश्चन उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। इसीलिए आप लोग जो नहीं देखें जाकर देख लें। देखिए सवाल क्या कराए, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता, पहला सवाल बादशाह होगा, दूसरा सवाल बादशाह नहीं होगा, ठीक। देखिए ये आपको दिया है कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने हैं हमारे, 52, कुल पत्ते 52। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं एन एस बराबर 52। एन एस हमारा क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। अब पहला सवाल, घटना, घटना क्या है, बादशाह होगा, बादशाह होगा। अब ये बताइए 52 पत्तों में कुल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। किसके किसके होते हैं, सुन लीजिए एक बार, ईंट के, ईंट का बादशाह, पान का बादशाह, हुकुम का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, ठीक। कुल कितने होते हैं, 4, एन ई बराबर 4, ठीक। इसकी प्रायिकता होगी एन ई अपान एन एस। एन ई को बोलते हैं कुल अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, मतलब कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ई कितना है, 4, कुल परिणाम कितने, 52। इसे काटिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यही हमारा आंसर हुआ। इसका नेक्स्ट सवाल, अब क्या करें, घटना, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसी प्रकार से आपको लगाना, कह रहा है बादशाह नहीं हो, इसमें कह रहा है बादशाह होगा, उसमें कह रहा है बादशाह नहीं होगा। बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होगा। अब देखो इसका घटना क्या होगी, बादशाह नहीं होगा, कुल कितने पत्ते हैं, 52, बादशाह नहीं होंगे, मतलब बादशाह को इन 52 पत्तों में से निकाल दीजिए, तब जो शेष बचे उसकी क्या प्रायिकता होगी। बादशाह कितने होते हैं, 4, इन चारों को क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे, कितना बचेगा, 48, ठीक, 48 बचेगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, यानी ये पान एन एस, एन ई कितना है 48, एन एस कितना है
NS कितना है 52, इसे काटिए, ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, मतलब 12/13। ठीक, प्रायिकता का सवाल बहुत इजी है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, अभी हम शुरू ही किए हैं, आपको 2 चीज़ पढ़ा चुके हैं। ठीक, अगला कल पढ़ाएंगे इसी से, उसी के बाद फिर हम पढ़ाएंगे बाल से, उसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के बाद हम पढ़ाएंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर के किस तरह से पूछे जाते हैं। लगभग 6-7 टॉपिक हो जाएंगे पार्ट के। इस सवाल हमारा दिया वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक, हमसे पूछ रहे माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का फार्मूला होता है L1 + n/2 - CF/F × H। अब देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे CF का मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहाँ निकलेगा, 5 है ना, 5, इस 5 को इसमें क्या करो, इसे जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो, उसी बाद यहाँ पे जो है लिखिए 8 × 5 = 13, इसको इसमें जोड़िए, इसे जो है यहाँ पे लिखिए कितना 33, 15 में जोड़िए, 33 15 कितना हो जाएगा 8, 48, 48 7 जोड़िए 7, 8 7 15, 55, 55 5 जोड़िए 60, इसका पूरा जोड़ क्या आएगा 60 आएगा। हम जानते हैं संचयी बारंबारता में जो यहां से जोड़ते जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो इसका पूरे बारंबारता का योग होगा। ठीक, जानते हैं। अब देखिए, इसे बोलेंगे n/2 पद है, n का मान क्या है 60/2 पद है, मतलब 30वां पद है, 30वां पद है। देखिए, ये 30वां पद जो आता है इसे हमें CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता में देखेंगे। ये 30 किसके अंदर आएगा, 30 37 के अंतर्गत आएगा, 37 के अंदर आएगा। ठीक है, इसे अब क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन जो ए होता है इसे बोलते हैं F, बारंबारता की लाइन में जो ए वाला होता है इसे बोलेंगे F। इसके ऊपर वाली लाइन में जो संचयी बारंबारता में ये होता है इसे बोलेंगे हम CF बोलते हैं। ठीक, और जो वर्ग अंतराल होता है इसे हम लोग बोलते हैं L1, इसे बोलते हैं L2। ठीक है, L1 L2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो लिखेंगे L1 = 20, L2 = 30। हमें क्या चाहिए H निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग L2 में से L1 को घटा देते हैं, मतलब 30 में से 20 को निकालेंगे तो हमारा क्या मान आएगा 10। ये हुआ आपका F कितना मिला, F भी लिख लीजिए, F 20, CF 13, इन सभी की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो माध्यक बराबर L1 का मान कितना है 20 प्लस n/2, इसका मान हमें 30 रखना पड़ेगा, ये 30 वाला जो है ना 30 रखना पड़ेगा, 30 माइनस CF का मान 13 अपान F का मान कितना है, F का मान 20, H का मान 10। देखो 20 प्लस इसे घटाइए, 13 में से कितना हो जाएगा 17, 20 × 10, 0 से 0 कैंसिल, इसे काटिए, 20 प्लस 2 8 16, 2 5 10, माध्यक कितना आ जाए 28.5 लिखेंगे। अतः माध्यक = 28.5, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, बस आज इतना ही। हम लोगों ने आज 4 नंबर के क्वेश्चन को हल किया, कल हम लोग करेंगे इसके 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके पास समय कम है। ठीक, थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।